बनाओ, क्योंकि पहले ही हमारे जो मोदी साहब हैं और मोदी साहब के जितने भी सहायक हैं उन्होंने पहले से हमें समझाया हुआ है कि देखिए ये सारी जो घोषणाएं है ना ये चुनावी जुमले हैं, तो हम नहीं है, पैसा ही नहीं है। अरे भाई आपके पास मूर्तियां बनाने का, बड़ी बड़े विश्व रिकॉर्ड वाली मूर्तियां बनाने का आपके पास पैसा है, आपके पास इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको 33% आरक्षण मिल गया है। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं और हम इन चुनावी जुमलों को समझते भी हैं कि 33% आरक्षण की घोषणा हो गई है, लेकिन खुशी किस बात की मनाओ, क्योंकि पहले ही हमारे जो मोदी साहब हैं और मोदी साहब के जितने भी सहायक हैं उन्होंने पहले से हमें समझाया हुआ है कि देखिए ये सारी जो घोषणाएं है ना ये चुनावी जुमले हैं, तो हम चुनावी जुमला सुन के खुश तो बहुत हुई महिलाएं। अब जब कभी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि बात चली है इतनी दूर की 2029 की, तो मैं इंतजार करूं, मतलब बड़ी दूर तक मैं इंतजार करूं कि कोई दूसरी सरकार आएगी और वो पता नहीं फिर जो है वो आरक्षण बिल पास करेगी, नहीं पास करेगी या क्या नहीं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी वाली बात है कि हाँ चलिए एक शुरुआत है, देखते हैं कि जो है वो सरकार का आगे रवैया क्या रहे। अच्छा, कहा जाता है संविधान बचाने की बात करके आप लोग संविधान को खतरे में माहौल बनाते हैं कि संविधान खतरे में। अगर आपको समझ आ रहा है पूरे देश में संविधान खतरे में है, आप एक एक चीज को देखिए ना, न्यायिक प्रणाली को उठा के देखिए, आप कोलोजियम सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको लगता है कहीं पे भी संविधान को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। आप जब पेंशन की बात करते हैं तो जितने भी हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो एक बार उनको जो है वो हट जाने के बाद 5 साल के कार्यकाल के बाद उनको एक पेंशन, अगर वो दोबारा आ जाए तो दूसरी पेंशन, फिर तीसरी पेंशन, लेकिन सरकारी कर्मचारी उसको एक भी पेंशन नहीं। सरकार क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है कि हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अरे भाई आपके पास मूर्तियां बनाने का, बड़ी बड़े विश्व रिकॉर्ड वाली मूर्तियां बनाने का आपके पास पैसा है, आपके पास सरकारी कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कहाँ का संवैधानिक अधिकार है? कहाँ संविधान की प्रस्तावनाएं पास कर रहे हैं? फिर दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार को आर्थिक विषय पे अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए ना, आर्थिक मुद्दे कि किस तरीके से महंगाई संभलेगी, किस तरीके से हम नई पेंशन को जो है वो खत्म करके पुरानी पेंशन सिस्टम पे आ सकते हैं, किस तरीके से हम जो है वो कर्मचारियों को, अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप उनकी दे सकते हैं। लेकिन वो क्या यहाँ पे राय दे रहे हैं? वो राय ये दे रहे हैं कि संविधान पुराना हो चुका है, संविधान को बदलने की जरूरत है। अरे भाई आपको संविधान से खतरा महसूस होता है? संविधान से खतरा क्या है कि आप देखिए ना, हमें तो पीने के पानी का भी अधिकार नहीं था, हमें तो राजस्थान में भी आज एक बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है, इसलिए उसकी पिटाई की जाती है कि उसने घड़े से पानी पी लिया। अब जहाँ जिस देश में ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कहाँ संविधान लागू हुआ है? किसकी बात कर रहे हैं? आज इनको ये नहीं, हमें देख के, अनुसूचित जाति को देख के ये नहीं इनको जो है वो बचता कि सभी अनुसूचित जाति या जितने भी पिछड़ी जाति हैं वो संवैधानिक अधिकारों को पाकर आरक्षण के अधिकार की वजह से पढ़ने लिखने लगी है, ऊंची बात करने लगी है, अच्छी जगहों पे रहने लगी है, साफ सुथरा जीवन शैली वो व्यतीत कर रही है। तो शायद इसी को खत्म करने के लिए धीरे धीरे तर्क दिया गया कि एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विश्व गुरु राष्ट्र के लिए संविधान बदलना जरूरी है। कौन सा राष्ट्र विश्व गुरु बन रहा है? हम किस चीज में विश्व गुरु बन रहे हैं? अगर हम सच में विश्व गुरु बन रहे हैं तो देखिए ना, भारत तो चांद पे भी पहुंच गया, तो हमें चांद से जुड़े हुए जो अंधविश्वास है उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी तो आप चांद को देख देख के व्रत खोल के हम जो है वो बैठे हैं। आज भी एक ऐसा दिन है जिस दिन पे जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए आज के दिन पे व्रत रखती हैं। अब देखिए बच्चों का जीवन, अगर पब्लिक सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा, तो आप मुझे बताइए जो बहुजन है, बहुजनों के बच्चे ना तो आगे पढ़ पाएंगे, जिनके पास आर्थिक विकास की कमी है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो ना तो पढ़ पाएंगे, तो किसके जीवन की रक्षा करें? मैडम बहुजनों के लिए मंदिर बनवा तो दिया, बहुजन मंदिर मांग रहे हैं ना। क्या मंदिर आपको जो है वो पेट भर सकते हैं? आपका मंदिर आपको वो ज्ञान दे सकता है जो ज्ञान जो है वो आपको शिक्षा दे सकती है? हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें स्कूलों की जरूरत है। आप हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दें, आप हमारी महिलाओं को सच में आरक्षण दें, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, राजनीति में हमें आने का मौका मिले, तो मैं मानूं कि हाँ विश्व गुरु है, हाँ हमारा आर्थिक विकास हुआ है, हाँ हमारा सामाजिक विकास हुआ है। सामाजिक विकास के नाम पे तो हम दाढ़ी मूंछ भी नहीं रख सकते, हमें उसके लिए भी दूसरों के जो है वो परमिशन की जरूरत। पुरानी बातें हो गई, कहाँ पुरानी बात भाई? अभी तो हुआ है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूंछ नहीं रखने दिया जाता। आप देखिए ना, कोई ये पुरानी सदियों पुरानी बातें थोड़ी कर रहे हैं हम, जो है वो हम तो आज की बात कर रहे हैं। कावड़ सेवा भी तो बहुत पुरानी संस्था है, कावड़ सेवा भी लाना तो आप बहुजनों के लिए दे रखा है ना।
कावड़ सस्ता, हाँ, वो सारे काम जो है वो बहुजन समाज करे, जिससे क्या हो कि वो सारा दिन कावड़ उठाने में लगा रहे। हमारे बच्चे तो कावड़ उठाएं और जो मनुवादियों के बच्चे हैं वो जाके फॉरेन की कंट्रीज में पढ़े, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करे, वो वहाँ पे बिजनेस खोले, वो वहाँ पे सेटल हो। तो हमारे लिए तो कितना अच्छा सोचा हुआ है ना सरकार ने। किसने रोका है? हमें किसी ने नहीं रोका, लेकिन हमारे समाज को कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रचार प्रसार ना करके उनको गुमराह किया जा रहा है। अगर अंधविश्वास बढ़ेगा तो अंधविश्वास के बढ़ने से क्या होगा? अंधविश्वास के बढ़ने से जो पूरा युवा है वो युवा शक्ति कहीं ना कहीं ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों की तरफ वो मोल्ड हो जाएगी। वो सिर्फ धर्मों को मानने में लगी रहेगी। असली का जो जीवन है, यथार्थ है, वो यथार्थ से परी हो जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुजनों को शिक्षा की जरूरत है, हमें किसी मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, ना हम किसी बंटवारे को मानते हैं। पूरे देश में चल क्या रहा है? पूरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। आप इस रैली में देखें ना, आज जितनी हिंदुओं की संख्या थी उतनी ही हमारे मुसलमान भाइयों की भी संख्या थी। वो बिल्कुल हमारे साथ बैठे हैं। जो पानी हम पी रहे हैं वही पानी वो पी रहे हैं। तो फर्क कहाँ है? ये फर्क तो कहीं ना कहीं राजनीति जब पैदा कर सरकार रही है। बार बार कह रही है कि देश संविधान से चलेगा, तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम भी यही चाहते हैं कि देश संविधान से चले, लेकिन ये कोरी बातें ना हो, ये सच में ही देश संविधान से चले। हमारी जितनी न्यायिक व्यवस्था है वो संविधान से चले, हमारी कानून व्यवस्था संविधान से चले, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री वो संविधान से बने। अगर हम उस सिस्टम को मानते हैं कि सिर्फ जो है वो मनुवादी ताकतें अपने वोट को इकट्ठा करेंगी, एकजुट करेंगी, दूसरे में भेदभाव पैदा करेंगे और इस तरीके से राजनीति में वो अपना परचम लहराएंगे, तो ये तो जो है वो नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 1585 की बात तो आप करते हो। 1585 की बात हम करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, सबको साथ लेके वो कहाँ चलते हैं? जहाँ तो कर्तव्य बांटने की बात आती है वहाँ तो हम सभी जो है वो सभी बहुजन नजर आ जाते हैं कि हाँ, सभी बहुजनों को अपने कर्तव्य का पूरा करना चाहिए। राष्ट्र उन्हें जो है वो राष्ट्र की भावना उनके बीच में होनी चाहिए। लेकिन जहाँ बात आ जाती है अधिकारों की, तो अधिकार हमारे जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं। अधिकार तो हमें दिया नहीं जाता, तो हम क्यों नहीं भाई? सभी जो है वो इतनी तो सभी गणना कर सकते हैं ना कि अगर हम 85% की जनसंख्या है तो क्यों नहीं ये जनसंख्या की गणना कराते? फिर क्यों नहीं हमें हमारे संख्या के मुताबिक अधिकार मिलता? लेकिन मैडम भी तो मिलना चाहिए ना 85%। अगर नहीं मिलेगा तो हम आवाज उठाएंगे, इसलिए हम आवाज उठाते हैं 85% और 15%। लेकिन मैडम देखा गया है कि जब वोट पड़ते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, सभ्य आदमी को वोट देके राजी नहीं है आप लोग। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें। ये राजनीति, ये जो दूरा भाव है ये पैदा करने वाली राजनीतिक लोग हैं। आम आदमी के मन में ना तो कभी धर्म की भावना होती है, वो अगर अपने धर्म का सम्मान करता है तो वो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करता है। अगर मैं अपने मंदिर में पूजा करना मुझे पसंद है तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि कोई अपनी मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़े, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है इस बात से। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कुल मिला के कि उनकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी जाती है। आप और बात छोड़िए, आप देखिए ना, हिंदू मुसलमान तो फिर भी एक हो सकता है कि एक बड़ी बात है। आप अनुसूचित जाति में ही ए और बी कैटेगरी का दूरा भाव पैदा कर रहे हैं कि ए वाले अलग है, बी वाले अलग है। आपने ए वालों को अलग सीट दे दी, बी वालों को अलग सीट दे दी। अब जब इस तरह की बात निकलेगी समाज में तो क्या होगा? इससे कोई एकता थोड़ी पनपेगी, इससे तो हमारे पास जो है वो बंटवारा होगा। ए वाले सोचेंगे हमारी सीट बी वाला खा गया, बी वाला सोचेगा हमारी सीट ए वाला खा गया। जाति जनगणना हो रही है और जाति जनगणना का ज्यादा शोर भी है, तो और एक तर्क दिया जा रहा है कि इससे जो है समाज बढ़ जाएगा। समाज बटेगा नहीं, बल्कि जो है वो समाज में, क्योंकि जब आरक्षण की घोषणा की गई थी तो आरक्षण को हमें समझना चाहिए कि आरक्षण सामाजिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और जो सामाजिक आधार पे हमारा हिस्सा हमें दिया गया था वो हमारी गणना के मुताबिक दिया गया था। तो अगर आज किसी गणना में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि अगर पिछड़ी जाति की जनसंख्या ज्यादा है या अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है तो उन्हें उनकी जनसंख्या के मुताबिक ही तो उनका अधिकार मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए जनसंख्या। अच्छा मैडम, चलते चलते आज की रैली से क्या असर होगा सरकार पे, कुछ होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो सबसे पहला जो काम करती है वो हमारे अपने समाज में एक सामाजिक चेतना फैलाने का काम करती है। क्योंकि अगर हमें खुद को पता होगा, अगर हम खुद सचेत रहेंगे अपने अधिकारों के प्रति, तो हम किसी उन अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठा पाएंगे। दूसरी बात है कि परिसंघ का जो मंच है ये इतना पुराना मंच है, ये इतना बड़ा मंच है कि इस मंच से जो भी आवाज है वो सरकार के कानों पर अगर पड़ती है तो सरकार उस पर संज्ञान जरूर लेती है। और मैं
इस बात की पूरी साक्षी हूँ। आप हरियाणा में देखिए ना, हरियाणा से प्रोफेसर हूँ मैं। हरियाणा में जो कैटेगरी ए और कैटेगरी जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो कैटेगरी है ऑफिसर्स है, उनके लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की घोषणा कर दी। अब बताइए ना सरकार ने क्यों की? कि उनको डर लगता है, इन रैलियों से डर लगता है। ये इस रैली का प्रभाव है, ये हमारे जो है वो इन मंचों का असर है कि सरकार इस बात पे आमदा हुई है कि वो हमें हमारे अधिकार दे। तो मुझे लगता है कि आज की रैली के बाद भी इसका जोरदार असर सरकार के ऊपर होने वाला है। मैडम, आप रैली की बात कर रहे हैं, अभी आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपकी लाइट काट दी जाती है, तो आप कह रहे सरकार के कान तक जा रही है आपके पास? सरकार के कान तक देखिए, सरकार तो तभी तो लाइन काटी उन्होंने। उनको हमसे डर ना होता तो वो बिजली क्यों काटते? हमारे डर गई, सरकार डर गई, इसीलिए बिजली काटी। और हमने कहा चुपचाप सहन किया, हमने भी तो उसका विद्रोह किया। माइनॉरिटी सब एक हो गए हैं और इतनी बड़ी तादाद है हम लोगों की, इतनी बड़ी तादाद है कि हम जो है 2024 में हम ही राज करेंगे, मूल निवासी ही राज करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है संविधान से देश चलता है जैसा कि वो बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो है मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उन पे FIR दर्ज हो जाती है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अरे इसीलिए तो हम अपने भाइयों के पास आए हैं, मगर आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारी और इनकी तादाद तो 85% है और वो 80-20 की बात करते हैं, मुसलमानों को अलग करने की बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। आज स्टेज पे आकर के हमने बता दिया है, यहाँ पे आधे मुसलमान थे लोग, और आने वाले वक्त में 2024 में हम बता देंगे कि जो है ये संविधान को बचाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ जो है डॉक्टर उदित राज का पसीना गिरेगा, चौधरी सरताज एडवोकेट वहाँ अपना खून बहा सकता है। सर कांसीराम 1984 से शोर मचा रहे थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ना तो मुस्लिम की समझ में आया, ना उन्होंने उनको पकड़ा। तो आज तो मुसीबत आ रही है ना, मुस्लिम पिट रहा है, दलित देख रहा है, दलित पिट रहा है, मुस्लिम देख रहा है। हाँ, यही तो हमारी गलती हुई। लेकिन मुसलमानों ने तो साथ दिया। बहन कुमारी मायावती को 4 मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री मुसलमानों ने बनाया। समझे साहब, जो भी है बहरहाल, है ना। और हम तो दलितों के साथ रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भेजने का काम किसने किया है? मुसलमानों ने किया। और आज भी हम इनके साथ हैं। इनकी इतनी बड़ी तादाद है। असल ताकत तो वोट की ताकत है, और ये वोट की ताकत जिधर जाएगी वही उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। इनकी गलत सोच है। ये मात्र जो है 15% है। ये ब्राह्मणवाद खत्म होना बस हो गया, ये समझो। हमारा कहना ये है कि अब हम एक हो गए हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। यह सेकुलर कंट्री है भारत। वकील साहब, क्या आप जब वो अपनी बातें कहेंगे 15 लाख की जगह 20 लाख देंगे, 2 करोड़ की जगह 2.5 लाख नौकरियां दे देंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, क्या आम जनता को समझा पाएंगे आप जैसे लोग? ये एक्चुअली प्रैक्टिकली आम जनता पढ़ी लिखी है, इतनी समझदारी है उनके अंदर कि ये सिर्फ इनकी बातें ही बातें हैं। कहाँ 2 करोड़ नौकरी दे दी, किसको दे दी 2 करोड़ नौकरी बताओ? ये तो सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा। झूठ के बल पे जो है वोट हासिल कर लेते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी जो है ना, इसमें उनकी बात मान जाते हैं, जबकि ये बात गलत है। समझे साहब, सच्चाई ये है कि ये कोई बात सच्ची कहते नहीं है। समझे साहब, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश को खोखला कर दिया है आज की डेट में, हर चीज को बेचने पे लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा इनका, ये हम देश को किसी भी कीमत पे जो है जाया नहीं होने देंगे। हाँ, ये हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं। हम 85% है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। समझे साहब, तो ये हमारा देश है, ये उनका देश नहीं है। उन्होंने तो जो है हमारे महात्मा गांधी की भी गोली लगवा दी थी। इसलिए हमारा कहना ये है कि आने वाला वक्त जो है वो मूल निवासी का होगा। ठीक है सर।